Hello everyone, welcome to Sanjeevani classes. My name is Kajal Jha and today we are going to discuss the first topic of national income, that is important terminologies. चलिए, जैसे कि आप लोगों ने अब अपना 12th का सिलेबस शुरू किया होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं। अब एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आता है जो कि आपको 12th के पूरे स्पैन में आपको पढ़ना है। तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू द फर्स्ट चैप्टर दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार अब पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपको ये टर्म्स बार बार फेस करने को मिलेंगी। सो इट्स बेटर है कि आप लोग अभी पहले टर्मिनोलॉजीज पढ़ लो, सो दैट आपको जब टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो आगे जाके जब इन्हीं टर्म्स को आप डिटेल में पढ़ोगे या इनसे रिलेटेड और टर्म्स को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला टर्म है हमारा गुड्स। तो गुड्स, जैसा कि आप लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज माइक्रो में भी 11th में बहुत पढ़ा होगा। जो कॉमर्स वाले हैं उन्होंने अपने क्या कहते हैं अकाउंट्स, बिजनेस, इन सब में भी बहुत पढ़ा होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज में से हमने यहाँ गुड पिक किया है। अब गुड क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स की भाषा में गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं या वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी इंडिविजुअल की डिमांड को या उसकी जरूरत को, उसकी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो इन इकोनॉमिक्स गुड्स आर प्रोडक्ट and resources that meet people's need and demand, मतलब लोगों की, आपकी, मेरी, हमारी डिमांड्स को, हमारी नीड्स को जो फुलफिल करते हैं वो गुड्स होते हैं। अब हम यहाँ सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे। तो फर्क क्या हो गया गुड और सर्विस में? फिजिकल अपीयरेंस का। यहाँ एक टर्म मैंने यूज किया है, फिजिकल अपीयरेंस। अब फिजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का एक डेफिनेट शेप है, एक साइज है, और एक इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। अब कोई सर्विस होती है तो उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। सर्विसेज में जैसे मैंने ले लिया बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, या जैसे मैं एक सर्विस दे रही हूं अभी, दैट इज टीचिंग। तो इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इन सर्विसेज का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका फिजिकल अपीयरेंस है, लाइक बैंक प्रोवाइड कर रही है तो बैंक का फिजिकल अपीयरेंस है, टीचिंग की सर्विस टीचर प्रोवाइड कर रहा है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, बट सर्विस का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है। इसलिए हम मेजर डिफरेंस जो गुड्स और सर्विसेज में होता है वो फिजिकल अपीयरेंस का ही होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स का। तो गुड्स का जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो वो हो सकता है जैसे कार, टीवी, सोप, ठीक है, इस तरह से आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं और उसका एक फिजिकल अपीयरेंस है, वो सब कुछ आपके गुड्स के अंडर में फॉल करेगा। अब गुड्स में भी 4 कैटेगरी इकोनॉमिक्स ने डिवाइड कर रखी है, दैट इज कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब कंजप्शन गुड्स का क्या मतलब है? अब कंजप्शन गुड्स जैसे कि नाम सजेस्ट करे, जिसका बेसिक पर्पस या हम कहें फाइनल पर्पस कंजप्शन करना है, तो जो फाइनल कंजप्शन होगा बाय अ फाइनल कंज्यूमर, यानी कि ऐसे गुड्स जिनका फाइनल कंजप्शन हो रहा है एक फाइनल कंज्यूमर के द्वारा, वो सारी गुड्स आपकी कंजप्शन गुड्स में आएंगी। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था गुड में, कार का। अब कार देखिए कंजप्शन गुड भी हो सकता है या बाकी कैटेगरीज में भी फॉल कर सकता है। अब कार का मैं शोरूम गई, मैंने कार खरीदी और मैं उसको अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज करी, पर्सनल पर्पस के लिए, जैसे कि ऑफिस आना जाना है, फैमिली के साथ घूमना फिरना है, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ और मैं ही इसकी फाइनल कंज्यूमर हूँ, तो ये इस केस में हो गया कंजप्शन गुड, क्योंकि मैं इसकी फाइनल कंज्यूमर हूं और मैं ही इसका फाइनल कंजप्शन कर रही हूं। लेकिन यही सेम कार अगर कोई ओला, उबर या इस तरह के ड्राइवर्स अगर यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि वो इसका जो कंजप्शन कर रहे हैं वो उसके फाइनल कंज्यूमर नहीं है, वो इस कार का यूज करके बेसिकली एक सर्विस दे रहे हैं आगे बाकी के जो उनके पैसेंजर्स होते हैं उनको। तो इसमें ड्राइवर उसका फाइनल कंज्यूमर नहीं है, इसलिए ड्राइवर के लिए, ये कैब ड्राइवर के लिए ये कार
फाइनल गुड या हम कह सकते हैं कंजप्शन गुड नहीं है, क्योंकि वो उसका फाइनल कंजप्शन नहीं कर रहा है, वो उस कार का यूज करके एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका कंजप्शन उसके पैसेंजर्स कर रहे हैं। तो यही देखिए आप, ये कार मेरे लिए कंजप्शन गुड है लेकिन किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम इसीलिए फोकस करते हैं इस पे, पर्पस पे, और कौन उसको यूज कर रहा है उस पे, यानी कि फाइनल कंजप्शन होना चाहिए और एक फाइनल कंज्यूमर के द्वारा होना चाहिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कैटेगरी इज कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं, जैसे कि नाम में है, जो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, आपकी वैल्यू जो आपने कैपिटल बनाई है उसको, वैल्यू को बढ़ाएगा, यानी कि बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन पे एम्फेसिस होता है इसका। यानी कि वो गुड जिसको आप यूज कर रहे हो आगे प्रोसेस करके कोई नया सर्विस या कोई नई गुड बनाने के लिए, जिसका क्लासिक एग्जांपल हम लेते हैं मशीन या मशीनरी, ठीक है। अब मशीन अगर आपने लगाई है अपनी फैक्ट्री में तो ऑफ कोर्स आप वो मशीन का आगे कुछ यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाओगे जिसको आप मार्केट में सेल आउट करोगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम एक सुइंग मशीन की बात कर रहे हैं, जो सिलाई मशीन होती है। अगर ये मेरे घर में रखी है और मैं इसका यूज कर रही हूँ अपने पर्पस के लिए, सिर्फ अपने पर्पस के लिए, तो वो कंजप्शन गुड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने एक सेटअप लगा दिया और मैंने एक मशीन नहीं 10 स्विंग मशीन रख ली, तो अब वो 10 लोग, मशीन के ऊपर 10 लोग मैंने बिठा दिए, ठीक है, हर मशीन पे एक बंदा बिठा दिया कि वो, अब लेट्स से हम शर्ट बना रहे हैं तो हर मशीन से उस मशीन का यूज करके एक शर्ट बना रहे हैं। तो ये जो मशीन हो गया, पहले वाले केस में जब मेरे घर में रखा था तब तो एक कंजप्शन गुड था, क्योंकि उसकी फाइनल कंज्यूमर मैं थी और फाइनल कंजप्शन भी मैं कर रही थी। लेकिन अब मशीन से जो शर्ट बन रही है उसकी फाइनल कंज्यूमर मैं नहीं हूँ, और क्योंकि मैं प्रोडक्शन का काम कर रही हूँ, राइट, और मैंने मशीन ज्यादा बल्क में रखी हुई है, प्रोडक्शन बल्क में हो रहा है, यानी वो मेरा कैपिटल गुड हो जाएगा। तो बेसिकली कैपिटल गुड क्या है? जिससे आप आगे फर्दर प्रोडक्शन करने का काम करते हो, ठीक है। तो वो हमारी कैपिटल गुड्स हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दे दिया स्विंग मशीन। इसी तरह से आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स, जैसा कि नाम में ही है इंटरमीडिएट, यानी कि बीच में है, प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में ही है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अब इंटरमीडिएट गुड जो कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल गुड, आपको पता है रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स एक प्रोसेस होता है पूरा, तो जब तक कोई गुड फाइनल नहीं हो जाता है तब तक से उससे पहले वाली जितनी भी स्टेजेस होती हैं वो सारी इंटरमीडिएट गुड्स में ही काउंट होगा। यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम कार का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो उसी को फॉलो करते हैं। कार है, अब कार तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन जो इसमें मैं यूज कर रही हूँ टायर्स, या जो रियर व्यू फ्रंट व्यू मिरर्स होते हैं, या जो सीट होती है, विंडशील्ड होता है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स होते हैं कार के, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पार्ट्स मिलकर एक कार बनाएंगे। इन सब पार्ट्स को जब हम असेंबल कर देंगे तो वो एक कार बन जाएगा जो कि हमारा फाइनल गुड होगा। लेकिन जब तक ये पार्ट सारे अलग अलग हैं, यानी कि अभी प्रोसेस में ही है, तो ये सारे क्या हो गए आपके इंटरमीडिएट गुड्स। अंडरस्टूड? मतलब कि प्रोसेस में है, अभी फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं है, उसके बनने के प्रोसेस में ही है, तो यानी वो इंटरमीडिएट गुड है। नेक्स्ट कैटेगरी इज फाइनल गुड्स। तो आगे देखते हैं। फाइनल गुड नाम में ही है कि जो फाइनल हो गया है, मतलब अब जिसका कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है, फाइनल कंजप्शन जिसका अब किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं सो दैट आपको ज्यादा अच्छी समझ में आए, दैट इज मिल्क। अब मिल्क जो है एक फाइनल गुड है मेरे लिए, अब लेकिन किसी के केस में वो इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे। अब मिल्क मैं अपने घर में लेके आई, यानी कि हाउस होल्ड अपने घर में लेके आया, मैं अपने घर में लेके आया, हम अपने घर लेके आया, उसको टी, कॉफी, कर्ड,
कुछ भी बनाने के लिए, जो दूध से बनते हैं प्रोडक्ट्स, उन्हें बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। तो उसका यूज मैं कर रही हूँ। यूज करने का पर्पस क्या है? क्योंकि उसका कंजप्शन भी मैं ही करने वाली हूँ, मेरी फैमिली करने वाली है। तो यानी कि ये जो मिल्क मैं खरीद के लाई, इसकी फाइनल कंज्यूमर मैं हूँ, इसका फाइनल कंजप्शन मैं कर रही हूँ। और मिल्क भी कैसा एक फाइनल प्रोडक्ट हुआ ना, क्योंकि जो दुकान में मिल रहा है वो सब आपके फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। तो इसका इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच गया। जो गुड फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच गया वही फाइनल गुड होता है, ठीक है। तो मिल्क हो गया। लेकिन मैंने आपको कहा कि अब ये मिल्क एक टी स्टॉल ओनर भी लेके गया। टी स्टॉल ओनर, चाय वाली दुकान है उसकी, यही सेम दूध वो लेके गया, उसके लिए फाइनल गुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो दूध लेके गया है वो टी या कॉफी जो भी उससे बनाएगा उसको वो बेचेगा आगे, राइट। तो टी, शुगर, टी लीव्स, मिल्क, जिंजर, इलायची, जो भी वो यूज कर रहा है टी कॉफी बनाने में, कॉफी, उन सबका यूज करके वो चाय या कॉफी बना रहा है, जिसको वो आगे बेचेगा अपने फाइनल कंज्यूमर को। तो उसके लिए मिल्क कैसा गुड हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया, फाइनल गुड नहीं होगा, ठीक है। फाइनल गुड मेरे लिए हो गया, यानी कि मैं अपने घर में लेके आ रही हूँ, या आप अपने घर में लेके आ रहे हो और आप ही उसका कंजप्शन कर रहे हो, आपकी फैमिली उसका कंजप्शन कर रही है और कोई नहीं कर रहा है। लेकिन टी स्टॉल ओनर जो है वो फाइनल कंजप्शन वो खुद नहीं कर रहा है, वो गुड उसका इस्तेमाल करके, यानी कि इस गुड का इस्तेमाल करके एक और प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज टी या कॉफी, फिर वो उसको बेच रहा है, जिसको उसके फाइनल कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आया? तो मिल्क मेरे लिए फाइनल गुड हो सकता है, किसी और के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि कंजप्शन क्या है, कौन कर रहा है, पर्पस क्या है लेने का, ठीक है। चलिए, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत लोग इन्वेस्टमेंट को कंफ्यूज कर लेते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त विद शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, क्योंकि उसमें भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ऑफकोर्स। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो आप शेयर परचेज करते हो, डिबेंचर्स परचेज करते हो या बॉन्ड्स परचेज करते हो, उसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इकोनॉमिक्स उसको कंसिडर नहीं करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को कंसिडर करता है जिसमें कोई वैल्यू ऐड हो रहा हो या फर्दर कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है। और शेयर वगैरह खरीद के आप कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इसलिए हम उसमें किया गया पैसा इन्वेस्ट कंसीडर नहीं करते हैं इस इन्वेस्टमेंट में, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। एन असेट और ऑब्जेक्ट परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम और इंक्रीजिंग इन वैल्यू। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसी चीज जिसको, ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा असेट जिसको आप खरीद क्यों रहे हो, किस इंटेंशन से खरीद रहे हो, ताकि आप उससे इनकम अर्न कर सको या वैल्यू में इंक्रीज कर सको। आप किसकी वैल्यू में? अगेन आपकी कैपिटल की वैल्यू में आप इंक्रीज कर सको, लिख देते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल, उसमें इंक्रीज कर सको या उससे इनकम अर्न कर सको, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अभी हमने एक सुइंग मशीन का एग्जांपल लिया था, तो जो भी सुइंग मशीन मैंने 10 लगाई हैं, उसका इंटेंशन क्या है, उसका पर्पस क्या है वो लगाने का? क्योंकि मैं उससे प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, प्रोडक्शन करके उसको सेल आउट करूंगी और उससे मेरी एक इनकम बनेगी। तो पर्पस क्या हो गया, इंटेंशन क्या हो गया मशीन खरीदने का? अर्निंग इनकम। तो इसलिए इसमें जो मैं खर्चा कर रही हूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। अब इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है, ग्रॉस एंड नेट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तभी आपको ये दोनों टर्म्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए डेप्रिसिएशन पहले देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन असेट हैज बीन डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम होना, ठीक है, या गिरावट। तो डेप्रिसिएशन मतलब गिरावट होना, किसी चीज की वैल्यू में कम होना। तो मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन असेट हैज बीन डिमिनिश्ड, यानी कि कोई असेट का वैल्यू कितना कम हो रहा है, कितना गिर रहा है, वही डेप्रिसिएशन होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप शोरूम में गए और एक फोन लेके आए 1 लाख का, 1 लाख का फोन लेके आए।
आप लोगों को पता है कि जब तक फोन बॉक्स में पैक रहता है तब तक तो जो भी उसकी वैल्यू लिखी हुई है बॉक्स के ऊपर एमआरपी वो रहती है, लेकिन जैसे ही आप फोन को अनबॉक्स करते हो उसकी वैल्यू एमआरपी से घट के कुछ कम हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने शोरूम में आपने फोन खरीदा 1 लाख का, वहीं पे उसकी अनबॉक्सिंग की और अब आप दोबारा अनबॉक्स कर लिया आपने फोन, अभी तक आपने यूज भी नहीं किया उसको, सिर्फ सिम भी नहीं डाला, कुछ नहीं किया, सिर्फ अनबॉक्स किया है और आप वहीं पर उसी दुकान वाले को बोलो कि ठीक है अब मुझे ये फोन बेचना है, तो वो आपको 1 लाख में नहीं बिकेगा आपका वो फोन, लेट्स से कि वो 95,000 में बिक जाएगा। तो ये क्या हुआ कि अभी जस्ट आपने सिर्फ अनबॉक्स किया और कुछ नहीं किया है तो ही 5,000 वैल्यू उसकी कम हो गई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू कम हुई है यही क्या है, डेप्रिसिएशन है। ये जो 5,000 की वैल्यू कम हुई है यही डेप्रिसिएशन है, क्योंकि गिरावट, ये आपका असेट था और इसमें वैल्यू गिर गई, कितनी गिर गई, 5,000, तो 5,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब यही केसेस होता है कैपिटल गुड्स में। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो हम स्विंग मशीन का एग्जांपल ले रहे थे कि मेरी 10 स्विंग मशीन मैंने लगा रखी है। ठीक है, लेट्स से कि सबकी वैल्यू 1-1 लाख रुपए है, तो यानी 10 लाख की मशीन लगा रखी है मैंने। ठीक है, अब 1 महीने तक मैंने उस पर काम करवाया लोगों से, शर्ट प्रोड्यूस हो रही है, 1 महीने बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें से 2 मशीन बेच देनी है, तो अब वो 2 मशीन एक्चुअली में तो मेरे को 2 लाख की पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि 1-1 लाख की एक मशीन है, लेकिन जब मैं मार्केट में उसे बेचने गई तो वो 2 लाख में ना बिक के सिर्फ 1.5 लाख में दोनों मशीन बिकी, सिर्फ 1.5 लाख में। तो ये जो 50,000 का गैप आ गया आपका, यही आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगने के रीजन क्या होते हैं कि आपने उसका यूज किया है या फिर वो खराब हो गया है, टूट फूट हो गई है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नुकसान कुछ हो गया है, यूज करना आपने, जैसे मैंने कहा कि मैंने 1 महीने बाद 2 मशीन बेच दी, तो 1 महीने तक तो मैंने उसका यूज किया ना, तो वो यूज करने से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो अब वो 2 लाख की मशीन 2 मशीन 2 लाख में ना बिककर 1.5 लाख में बिक रही है, तो जो 50,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारा डेप्रिसिएशन है। तो आई होप डेप्रिसिएशन आपको क्लियर है। अब यहीं से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ जाएगा। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जैसे 2 लाख की मशीन थी मेरी, तो ये मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, 1.5 लाख में बिकी, यानी कि आज की डेट में मशीन की वैल्यू क्या है, वो नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा टर्म है 4th, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो कुछ भी बिना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के आपको मिल जाती है। तो रेफर टू पेमेंट रिसीव्ड विदाउट द प्रोविजन ऑफ एनी 2 बार हो गया, एनी गुड्स और सर्विस इन एक्सचेंज, यानी कि बदले में ना आपको कोई सर्विस देनी पड़ रही है ना कोई गुड देना पड़ रहा है, लेकिन आपको पेमेंट मिल रही है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट होती है। अब ट्रांसफर पेमेंट का आपके घर में ही एक एग्जांपल है। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि आपको अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है, तो उस पॉकेट मनी के बदले में ना आप कोई गुड दे रहे हो अपने पेरेंट्स को, ना कोई सर्विस दे रहे हो, वो आपको बस एक तरफा मिल रही है। तो बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स क्या हो गई, एक तरफा होती है। और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है इकोनॉमिक में, दैट इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब जो वन साइडेड है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स है। तो जो वन साइडेड है, क्योंकि बदले में आपको ना गुड्स देनी पड़ रही है ना सर्विस देनी पड़ रही है, बस आपको पेमेंट मिल रही है, तो उस तरह की पेमेंट्स को हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। जैसे कि इकोनॉमी में आता है हमारा रेमिटेंस, आपने सुना होगा रेमिटेंस का पैसा आता है हमारी कंट्री में, या गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। ठीक है, तो रेमिटेंस का पैसा बेसिकली क्या है, आपको पता है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर जाकर रहते हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन फैमिली यहाँ रह रही होती है, तो वो लोग अपनी फैमिली के खर्चे के लिए जो पैसा भेजते हैं फॉरेन कंट्री से इंडिया में, तो वो सारा पैसा रेमिटेंस का पैसा होता है। क्योंकि फैमिली बदले में उनको कोई गुड नहीं दे रही है, कोई सर्विस नहीं दे रही है, एक तरफा पेमेंट हो रही है, इसलिए रेमिटेंस भी कैसा पेमेंट है, एक ट्रांसफर पेमेंट है, या आप कहो तो यूनिलेटरल पेमेंट है, या आप कहो वन साइडेड पेमेंट है। सब्सिडी गवर्नमेंट
लोगों को सब्सिडी देती है, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है, बिल पे सब्सिडी मिलती है, और भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो उस पे सब्सिडी मिलती है। तो वो सब्सिडी भी कैसी है, एक तरफ है। उस सब्सिडी के बदले में, पर्टिकुलरली उस सब्सिडी के बदले में गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं ले रही है। तो वो कुछ नहीं जो ले रही है, ना गुड ले रही है ना सर्विस ले रही है, एक तरफ से पेमेंट हो रही है, तो यानी कि वो ट्रांसफर पेमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है दैट इज लास्ट वन, सेक्टर्स इन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स यानी कि एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं मेजर तौर पर, फर्म, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब फर्म्स क्या होती है, इकोनॉमी की वो यूनिट्स जो कि प्रोडक्शन का काम करती है। ठीक है, प्रोडक्शन किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का काम जो एलिमेंट, जो सेक्टर्स इकोनॉमी के करते हैं उनको हम फर्म कहते हैं। दूसरा सेक्टर है हाउसहोल्ड। अब जो प्रोडक्शन किया है गुड्स और सर्विसेज का हमारी फर्म्स ने, उसका इस्तेमाल कौन करता है, हमारा हाउसहोल्ड। यानी कि हाउसहोल्ड क्या करता है, कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसका प्रोडक्शन हमारी फर्म्स ने किया है। नेक्स्ट सेक्टर इज, तो हाउसहोल्ड में आप और मैं, हम सब आ गए। ठीक है, फर्म्स में आप बोल सकते हो अंबानीज आ गए, सॉरी अंबानीज नहीं, रिलायंस आ गया, टाटा आ गया, अडानी आ गया। ठीक है, ये इस तरह से जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हमारा जो कि हाउस और फर्म्स के, हाउसहोल्ड और फर्म्स के बीच में पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। यानी कि ऑफकोर्स अगर फर्म्स को प्रोडक्शन करना है तो वो अपनी मनमर्जी तो चला नहीं सकते, कुछ स्टैंडर्ड सेट है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करती है। तो वो स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, हमारी गवर्नमेंट। यानी बेसिकली पॉलिसी मेकिंग का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर, या जिसको आप जब आगे आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं लिखा होगा फॉरेन सेक्टर, या कहीं लिखा होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी एक ही बात है, कुछ इसमें अलग नहीं है, ये सब कुछ एक ही सेक्टर का नाम है। एक्सटर्नल सेक्टर में सब कुछ आ गया जो हमारी टेरिटरी का, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है वो हम नेक्स्ट जब आगे और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है वो सारा एक्सटर्नल सेक्टर है। जैसे यूएसए एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट हो गया, सऊदी अरब एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट हो गया, चीन एक्सटर्नल सेक्टर का पार्ट हो गया, क्योंकि ये सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है। ठीक है, अब एक्सटर्नल सेक्टर का काम क्या है, वही एफडीआई जो आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो एक्सटर्नल सेक्टर से आता है। एफपीआई जिसको हम वो एक बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी एक्सटर्नल सेक्टर की से आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, वो भी हमारा एक्सटर्नल सेक्टर से होता है। तो एक्सटर्नल सेक्टर का काम क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, एफडीआई में, एफपीआई में, इस तरह से हम एक्सटर्नल सेक्टर के साथ डील करते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर होंगे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।